बेसिकली तुमको डायरेक्ट शॉर्ट इनकम देता है, ठीक है। दूसरा तुम्हारा कुछ ऐसा कोर्स होता है जिसको हम लोग ट्रेडिशनल बायोलॉजी, ठीक है। अब ये जो ट्रेडिशनल बायोलॉजी है बेसिकली दिस आर लाइफ साइंसेस, तुमको आगे बढ़ने में मदद करेगा, तुमको कोर साइंस को सीखने में मदद करेगा। एंड फाइनली वी हैव वोकेशनल बायोलॉजी, ठीक है। वोकेशनल बायोलॉजी बेसिकली ऐसा कोर्सेज होता है जो कोर्सेज तुमको स्पेसिफिकली किसी पर्टिकुलर अप्लाइड बायोलॉजी के फील्ड में आगे बढ़ने में मदद करेगा, ठीक है। अब सवाल उठता है मेरा पर्सनल चॉइस क्या होना चाहिए, हमको प्रोफेशनल बायोलॉजी लेना है, ट्रेडिशनल बायोलॉजी लेना है या वोकेशनल बायोलॉजी लेना है। इस पर डिपेंड करता है कि तुम्हारा खुद का एम क्या है, तुम क्या करना चाहता है। तुम्हारा प्राइमरी एम है कि हमको डॉक्टर बनना है, बहुत सारा पैसा कमाना है, एक अच्छा रेप्यूटेड लाइफ जीना है, तो तुम प्रोफेशनल बायोलॉजी के लिए जाओ। इन जनरल जब हम प्रोफेशनल बायोलॉजी की बात करें तो हमारे पास में MBBS है, ठीक है। उसके बाद में BDS आता है जिसको लोग ऑप्शन के तौर पे सेकंड में रखता है इन जनरल। उसके बाद में तुम्हारा वेटनरी साइंस आता है, ठीक। अब वेटनरी साइंस को कई लोग ऑप्शन के तौर पे नहीं लगता है क्योंकि इसमें लोगों को लगता है कि वेटनरी का मतलब क्या है, या तो हम कुत्ते को रेबीज के इंजेक्शन लगा रहा है या तो गाय का इंटेस्टाइन का इलाज कर रहा है। ऐसा नहीं है, वेटनरी इज मच मोर एडवांस्ड, ठीक है। वेटनरी में गवर्नमेंट जॉब्स भी बहुत अवेलेबल है और वेटनरी काफ़ी आगे जा सकता है। मतलब तुम चाहो तो वेटनरी फील्ड में ही बहुत अच्छा स्कोप गेन कर सकता है अगर तुम्हारा एम अच्छा है, तुम थोड़ा सा जानवर से प्यार करता है। वेटनरी में तभी जाना अगर तुमको जानवरों से प्यार है, ठीक है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट हम वेटनरी जाना चाहता है तो तुम्हारा लाइफ बर्बाद है और कुछ नहीं है। अगर तुमको लगता है कि नहीं हमको जानवरों से बहुत प्यार है, तुम अच्छा प्रोग्रेस करेगा, थोड़ा सा एडवेंचरस होना चाहिए नेचर में, थोड़ा एक्सप्लोरेटिव होना पड़ेगा, तुम बहुत अच्छा कमाएगा। एक MBBS डॉक्टर से भी अच्छा कमा सकता है अगर तुम अच्छा जानकार है इसका, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे पास आता है बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, BHMS, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, ठीक है, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी, ठीक है। तो BHMS होम्योपैथी तो सब जानता है, आयुर्वेदा भी सब जानता है, यूनानी के बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। इट इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ आयुर्वेदा एंड होम्योपैथी, ठीक है, कुछ खास फर्क नहीं है इसमें। उसके बाद तुम्हारा बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी साइंसेस भी होता है, ठीक है। ये जो नेचुरोपैथी वाला साइंस वाला है इसी के बारे में हम ज्यादातर तुम लोग से डिस्कस करते रहता है। मतलब एनी साइंस विच डील्स विद डाइट कॉम्पोजिशन, तुम्हारे बॉडी का डाइट को ही तुम्हारे लिए मेडिसिन का काम किया जाएगा या वैसा बनाया जाएगा कि वो मेडिसिन की तरह काम करे तुम्हारे बॉडी में। तो डाइट कॉम्पोजिशन चेंजेस करके, मतलब एक तरह से तुम ऐसे समझो कि ये जो नेचुरोपैथी साइंस होता है ये एक एक्सपर्ट डाइट्रिशियन होता है जो बेसिकली तुमको बीमारी को ठीक करने के लिए डाइट बताता है। ये एक तरह का प्रिवेंशन होता है या डिजीज होने के बाद में लॉन्ग टर्म कोर्स होता है। आने वाले समय में नेचुरोपैथी साइंस का बहुत बड़ा वैल्यू होगा, आने वाले समय में लोग इसको बहुत ऑप्ट भी करेगा। तो अगर तुम एक अच्छा नेचुरोपैथी साइंस से करके निकला हुआ इंडिविजुअल है तो तुमको बहुत अच्छा तुम कमा सकता है। अभी इंडिया में इसका बहुत कम कोर्सेज चलता है, बाहर में ज़्यादा चलता है। तुम बाहर में जाके करके आएगा तो ऑब्वियसली तुमको ज़्यादा वैल्यू मिलेगा इसका, ठीक है। और आने वाले समय में देखो एलोपैथी से थोड़ा सा लोगों का भरोसा हटेगा क्योंकि बहुत सारा ऐसा लाइफस्टाइल डिजीजेज है जिसके एलोपैथी में कोई इलाज है ही नहीं, तो वहाँ पे होम्योपैथी, नेचुरोपैथी और यूनानी ही आगे आता है, तो तुमको ये सपोर्ट करेगा। तो ये तो था तुम्हारा प्रोफेशनल बायोलॉजी। अब कई लोग हैं जिसको इसमें जाने का मन नहीं है या ऐसा लगता है कि मेरा मार्क्स इतना हम स्कोर नहीं कर सकता है, तो हमको एक बैकअप ऑप्शन चाहिए। सो फॉर बैकअप ऑप्शंस वी हैव ट्रेडिशनल बायोलॉजी एंड वोकेशनल बायोलॉजी। अब ट्रेडिशनल बायोलॉजी कहने का मतलब क्या है, हम बिल्कुल ट्रेडिशनल कोर्स करता है, या तो हम करता है BSc इन लाइफ साइंस, ठीक है, लाइफ साइंस में BSc कर ले, ठीक है, या तो हम कर ले BSc इन एग्रीकल्चर, ठीक है। अब एग्रीकल्चर में भी बहुत सारा ब्रांचेस है, फिर फिशरी है, उसके अंदर में तुम्हारा फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री है, ठीक है, फॉरेस्ट्री भी अलग से चला जाता है। तो BSc इन एग्रीकल्चर कर ले, या तो हम कर ले BSc इन बॉटनी, या तो BSc इन जूलॉजी, ठीक है। ये बेसिक कोर्सेस है बिल्कुल भी, इससे ज़्यादा इसमें हम लोग नहीं डील करता है क्योंकि इसका फिर फर्दर बाइफर्केशंस होता है। इन जनरल बेसिक कोर्सेस यही है। अब तुम बोलेगा सर BSc इन फूड मैनेजमेंट भी तो है, फूड मैनेजमेंट हो गया वो तुम्हारे अप्लाइड बायोलॉजी में आ जाता है, ठीक है। BSc इन मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स मैनेजमेंट वो भी अप्लाइड बायोलॉजी में आता है, इसमें नहीं आता। बिल्कुल ट्रेडिशनल कोर्सेज है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, अगर किसी इंडिविजुअल को ऐसा लगता है, स्पेसिफिकली कोई लड़की है उसको ऐसा लगता है कि फ्यूचर में जाके हम एक अच्छा टीचर बनना चाहते हैं किसी गवर्नमेंट स्कूल का, ठीक है, जैसे KV हो गया, नवोदय हो गया, DPS हो गया, इस तरह का जो स्कूल्स है जहाँ पे तुमको सैलरी ठीक ठाक देता है। तो आज के डेट में एक PGT टीचर जो 11th-12th को पढ़ा रहा है उसका सैलरी अप्रोक्स 70,000 होता है, ठीक है। एक फीमेल के लिए बहुत ही रेप्यूटेड जॉब माना जाता है, स्पेसिफिकली गवर्नमेंट टीचर का जो जॉब होता है। तुम्हारे पास स्कोप होता है कि एक स्कूल में तुम एंटर किया, 3 साल 4 साल एक्सपीरियंस होने के बाद तुम्हारे पास वाइस प्रिंसिपल बनने का पोस्ट का ऑफर होता है। 8 से 10 साल एक्सपीरियंस होने के बाद तुम्हारे पास प्रिंसिपल बनने का भी ऑफर होता है। तो एक वाइस प्रिंसिपल या प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल होता है स्पेसिफिकली किसी KV का या DPS का या तुम्हारा नवोदय का
या तुम्हारा और भी ऐसा कुछ जैसे सैनिक स्कूल है इस तरह का, तो इस स्कूल के जो प्रिंसिपल्स होता है दे आर गैजेटेड A+ ऑफिसर्स, ठीक है, प्रिंसिपल गैजेटेड ऑफिसर होता है। कई बार तुमको कहीं स्पोर्ट्स वगैरह में फॉर्म भरना होता है, वो तुम्हारा लिखा होता होगा कि गैजेटेड ऑफिसर से अप्रूव करवा के लाइए, सो दैट अप्रूवल हैज टू बी गिवन बाय योर प्रिंसिपल, वो गैजेटेड ऑफिसर होता है, ठीक है। तो किसी भी गवर्नमेंट स्कूल का प्रिंसिपल एक गैजेटेड ऑफिसर है, बट अगर तुमको टीचिंग लाइन में जाना है स्पेसिफिकली गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए, यू हैव टू डू दिस थिंग ओनली। तुम अप्लाइड बायोलॉजी करके यानी कि वोकेशनल बायोलॉजी करके वापस तुम गवर्नमेंट स्कूल का टीचर नहीं बन सकता, ये ध्यान में रखना। सपोज आई हैव डन BSc बायोटेक एंड MSc बायोटेक, तो हम कभी भी KV में जाकर के 11th 12th बायोलॉजी नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि वहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है वो लाइफ साइंस का है, बॉटनी का है, जूलॉजी का, एग्रीकल्चर का होता है। प्योर बायोलॉजी, ठीक है, वो वोकेशनल नहीं होना चाहिए। वोकेशनल का मतलब होता है देयर प्रोफेशनल कोर्सेज, एक तरह से तुमको जॉब दिलवाएगा। तो ये इसमें बहुत कम लोग जाना चाहता है, बट फिर भी अगर कोई ऑप्ट करना चाहे अपने फ्यूचर को एम करते हुए, तो ये ध्यान में रखना, क्योंकि एक बार तुम वो कर लेगा तो तुम वापस तुम गवर्नमेंट स्कूल का टीचर नहीं बन सकता है, ये भी प्रॉब्लम है। और आज के डेट में नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत सारा ऐसा गवर्नमेंट स्कूल्स है जहाँ पे लोग प्रेफर करते हैं मेरे घर के पास में KV है, मेरे घर के पास में नवोदय है, तुम दूर क्यों जाएगा कहीं कमाने के लिए, यहीं पे कमा लेगा, अच्छा पैसा देता है, फैसिलिटीज अच्छा देता है। अब आ जाओ वोकेशनल बायोलॉजी। वोकेशनल बायोलॉजी में बहुत सारा कोर्सेज है। पहले हम ऐसा कोर्सेज बताता है जो डॉक्टर के लेवल का कोर्सेज है या उसके आसपास जाता है, ठीक है। जैसे हम लोग बोल रहा है कि तुम कर रहा है BSc इन ऑप्टोमेट्री। ये BSc इन ऑप्टोमेट्री क्या होता है? ऑप्टोमेट्री बेसिकली वो साइंस होता है जहाँ पे तुम ग्लासेस बनाना सीखते हैं, स्पेसिफिकली स्पेक्स, स्पेक्टिकल्स। तुम जितना भी lenscart.com देखता है, ये देखता है, वो देखता है, कहीं भी तुम चेक करवाने जाता है ना, वो लोग बंदा लोग जो होता है वो BSc ऑप्टोमेट्री का डिग्री लेता है, उसके बाद ही वो खोल सकता है ऐसा ऑप्टिकल का दुकान, वरना नहीं खोल सकता। तो BSc ऑप्टोमेट्री इज अ गुड थिंग, ठीक है। BSc इन ऑप्थेल्मोलॉजी भी होता है स्पेसिफिकली, ठीक है, जो तुमको स्पेसिफिकली आई साइंस के बारे में पढ़ाएगा। ये डॉक्टर के पार विद कोर्स होता है और तुमको इसका भी जो तुम्हारा जॉब है वो हॉस्पिटल्स वगैरह में ही लगता है, थोड़ा सैलरी कम होता है। उसके बाद BSc इन रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, ये तुम ऐसे समझो कि एक तरह से रेडियो साइंस ही है। तुमको अगर ये कर लेता है तो तुम बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में स्पेसिफिकली तुम टेक्नीशियन का काम करेगा, जो अल्ट्रासाउंड एक्सरे वगैरह करता है, ठीक है। डॉक्टर तो करता ही है, बट अल्ट्रासाउंड एक्सरे कई बार ऐसा टेक्नीशियंस भी करता है जो स्पेसिफिकली इस फील्ड में अपने आप को एक्सपर्ट करके रखा हुआ है। तो ग्रेजुएशन इससे होता है BSc इन रेडियोलॉजी। इसके लिए तुम्हारा जिपमर सबसे बेस्ट कॉलेज है, ठीक है। जिपमर को छोड़ करके तुम्हारा जिपमर होता है, सॉरी, सिक्किम मणिपाल इज द बेस्ट कॉलेज। उसको छोड़ करके एम्स में भी होता है, और भी कई जगह है जिसका अलग से इसका कोर्सेज निकलता है। अच्छा, यहाँ जो तुम्हारा प्रोफेशनल बायोलॉजी था, इसमें हम नर्सिंग को अभी नहीं इंक्लूड किया, बहुत लोग ऑप्ट नहीं करता, इसलिए नर्सिंग हम यहाँ पे नहीं रख रहे हैं, ठीक है। फिर भी किसी को नर्सिंग में जाना है तो बेस्ट इज आर्मी मेडिकल कॉलेज लेडीज की। जो गर्ल्स है उसके लिए तुम्हारा जो पुणे वाला AFMC आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, उसका नर्सिंग का आता है एग्जाम, गर्ल्स के लिए वो बेस्ट होता है, क्योंकि अगर तुम वहाँ से नर्सिंग करता है तो तुमको ये टेंशन नहीं है मेरा फ्यूचर में जॉब कहाँ लगेगा, यू विल बी सर्विंग द इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, तो तुम्हारे लिए बेस्ट है। तुम एक अच्छे पोस्ट पे जाएगा, नर्स का तुमको जॉब मिलेगा, वहाँ तुमको रहने के लिए घर मिलेगा, क्वार्टर मिलेगा, सारा फैसिलिटीज मिलता है। तो वहाँ का नर्स भी जो होता है किसी डॉक्टर से कम नहीं होता। मोस्ट ऑफ द टाइम नर्स हैज टू हैंडल एवरीथिंग, डॉक्टर वहाँ नहीं होता है। तो ये चीज़ बहुत बढ़िया। अगर किसी लड़की को चाहिए कि हम सेटल्ड लाइफ जीना चाहता है और हम इंडियन आर्मी एयरफोर्स को सर्व करना चाहता है, तो यू बेटर गो फॉर आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज। वहाँ पे तुम्हारा आर्मी नर्सिंग का एक एग्जाम आएगा, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज करके एग्जाम का नाम है, MNS, जाके नेट पर टाइप करना, MNS 2022 आ जाएगा सर। रिजल्ट कब एग्जाम होने वाला है, फॉर्म कब रिलीज होगा। पिछले बार हमारे LN से 3 लड़की MNS में क्वालिफाई किया था, ठीक है। तो फॉर्म बहुत कम लोग भरता है, भीड़ कम है तो आराम से क्वालिफाई होता है वहाँ पे। लड़का लोग के लिए एंट्री नहीं है नर्स में, सिर्फ लड़के। तो BSc ऑप्टोमेट्री, ऑप्थेल्मोलॉजी, रेडियोलॉजी समझ गया। अब BSc इन नेफ्रोलॉजी, तुम देखना ये वो सारा स्टडीज है जो बेसिकली तुम्हारा मेडिकल साइंस से रिलेटेड है। ये सिर्फ इतना ही नहीं है, इसमें और भी है। नेफ्रोलॉजी को छोड़ करके कार्डियोलॉजी भी है, BSc इन कार्डियोलॉजी एंड इमेजिंग साइंस, BSc इन लिवर साइंस। बहुत सारा ऐसा कोर्सेज है जो स्पेसिफिकली सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी ऑफर करता है, इंडिया का टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज, डीम्ड यूनिवर्सिटीज में से है। ऐसा कोर्सेज है वहाँ पे जो मेडिकल के साथ साथ चलता है। इसके बाद अगर हम किसी को प्रेफरेंस देना चाहेगा तो हम चाहेगा प्रेफरेंस देना BSc फॉरेंसिक्स। हम पहले उन कोर्सेज को प्रेफरेंस दे रहा है जिसका रेपुटेशन थोड़ा अच्छा है मार्केट में, स्टूडेंट चाहता है कि हम जल्दी इसमें चला जाए और इससे जॉब जल्दी मिलने का संभावना होता है, तो हम इसलिए फॉरेंसिक्स को पहले भाव दे रहे हैं। फॉरेंसिक्स के लिए एक एग्जाम होता है, ठीक है, ऑल इंडिया फॉरेंसिक्स साइंस एंट्रेंस टेस्ट, EPSET। पिछले साल भी हुआ था, यहाँ से निकाला है LN का 2-3 स्टूडेंट पिछले साल भी, मेरे ही बैच का। तो EPSET वाला जो एग्जाम है इसको तुम लोग सर्च करेगा, हम भी सर्च करेगा, कभी फॉर्म आएगा हम बताएगा। कोई भी यहाँ पे ऐसा नहीं होगा जो फॉर्म नहीं भरेगा, मतलब मोस्ट ऑफ द लोगों को हम चाहते हैं कि तुम लोग फॉर्म भरो। देखो एग्जाम नहीं निकलता है, दैट डजंट मैटर।
एग्जाम निकल जाता है, तुमको जाना नहीं है, दैट आल्सो डजंट मैटर। तुम्हारे पास एक एडिशनल डिग्री होगा, तुमको ऐसा लगेगा कि देखो एक नेशनल लेवल का एग्जाम तो हम निकाल के बैठा हुआ। तुम्हारा एमबीबीएस में होगा, चला जाना, नहीं होगा अगले साल के लिए प्रिपेयर करना होगा, कर लेना, एक बैकअप ऑप्शन के तौर पर रेडी रहेगा ना। अगर पेरेंट्स का प्रेशर ज्यादा बढ़ेगा कि नहीं बाबू तुमको इस साल कोई कॉलेज ज्वाइन करना, टाइम बर्बाद मत करो, या तुम्हारे घर में अगर फाइनेंशियल बर्डन है, तुमको लगता है कि हम और ज्यादा तैयारी नहीं कर सकते, तो जस्ट ज्वाइन इनटू द कॉलेज, ठीक है। एफसेट में अगर तुम ज्वाइन करता है तो भी तुम्हारा फीस बहुत कम लगेगा, इसमें गवर्नमेंट कॉलेजेस प्लस प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटीज दोनों ही है, ठीक है। उसके बाद इसको छोड़ करके तुम्हारे पास कोर्सेज आता है अगर, तो तुम्हारे पास में बायोटेक आता है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा आता है माइक्रोबायो, ठीक है। उसके बाद आता है माइक्रोबायोलॉजी, उसके बाद आता है तुम्हारा बीएससी इन मरीन साइंस, ठीक है। उसके बाद आता है तुम्हारा बीएससी इन फॉरेस्ट्री, ठीक है, बीएससी इन फॉरेस्ट्री एंड एनिमल एडवेंचर, ठीक है। तो बीएससी इन फॉरेस्ट्री आता है, बायोटेक माइक्रोबायोलॉजी हो गया। उसके बाद आता है तुम्हारा बीएससी इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये प्रॉब्लम इसका क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का ये इंडिया में नहीं है, बीएससी इन जेनेटिक इंजीनियरिंग एमएससी है, बीएससी नहीं है। तो इफ यू वांट टू डू बीएससी इन जेनेटिक इंजीनियरिंग तुमको बाहर जाना होगा, ठीक है। इसके बाद फर्दर स्कोप क्या है हम ये बता रहे हैं, थोड़ा सा भी इसको पहले सुन लो। फॉरेस्ट्री हो गया, बीएससी इन जेनेटिक इंजीनियरिंग हो गया। उसके बाद हो गया तुम्हारा फूड मैनेजमेंट प्रोसेसेस या फूड मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो बीएससी इन डेयरी प्रोडक्ट मैनेजमेंट, बीएससी इन डिस्टिलरी मैनेजमेंट, ऐसा बहुत सारा सब कोर्सेज है, सब डिविजन है। तो मेजर कोर्सेज का हम तुमको नाम बता रहे हैं, इसका सब कोर्सेज भी है जिसके बारे में हम आगे तुमको बताएंगे। अब सवाल उठता है, हम बायोटेक, माइक्रोबायोलॉजी, मरीन साइंस ये सब कर लेंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या फायदा मिलेगा? देखो, अगर तुम अच्छे से ग्रेजुएशन करता है तो ग्रेजुएशन के ठीक बाद तुमको जॉब मिल जाएगा, ठीक है। कोई तुम्हारा वैक्सीन प्रोडक्शन कंपनी, कोई एंटीबायोटिक प्रोडक्शन कंपनी, कोई पेस्टिसाइड वीडिसाइड प्रोडक्शन कंपनी, कोई डिस्टिलरी जो वाइन एंड अल्कोहल प्रोड्यूस कर रहा है, कोई ऐसे कंपनी जो बेसिकली फूड प्रोडक्ट्स में एसिटिक एसिड, विनेगर ये सब प्रोड्यूस कर रहा है। तो दोज कंपनीज विल टेक यू, वो तुमको क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर का पोस्ट देगा और उसमें सैलरी ठीक ठाक दे देता है। ठीक ठाक मतलब अभी के डेट में हम बोल रहे हैं 30,000 40,000 मैक्स, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। अब तुम बोलेगा 30-40 में मेरा क्या होने वाला भाई? तो हम उन्हीं लोगों को ये कोर्स करने बोलेगा जिनके पास में लॉन्ग टर्म पढ़ने का स्कोप है, घर में ऐसा है कि फाइनेंशियल बर्डन ज्यादा नहीं है, हम 10 साल एक्स्ट्रा पढ़ सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं। तुम बीएससी करो, एमएससी करो विद दिस स्पेसिफाइड फील्ड और सीधा उसके बाद में पीएचडी करो। व्हेन यू डू पीएचडी तुम्हारे नाम के आगे डॉक्टर ऐसे भी लगना है। उसके बाद तुम्हारे पास में साइंटिस्ट का पोस्ट अवेलेबल होगा, और साइंटिस्ट का पोस्ट कहाँ अवेलेबल होगा, तब तक तुमको इतना सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। बहुत सारा ऐसा वेबसाइट्स है जो कंटिन्यूसली तुमको जॉब एप्लीकेशन भेजेगा। मेरे पास आज भी मेल्स आता है, तुमको नहीं मिलेगा हमसे ले लेना, ठीक है। आज भी मेल्स आता है कि अभी इसरो में वैकेंसी आया है, डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तुमको लगता है भाभा एटॉमिक के बारे में तुम्हारा केमिस्ट्री होता होगा, बायोलॉजी नहीं होता, ऐसा नहीं है। डीआरडीओ जो इंडिया का डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, वो बायोलॉजी का भी विंग है उसका। इसरो के पास भी अपना बायोलॉजी का विंग है। तो हर किसी के पास अपना बायोलॉजी का विंग, फिजिक्स का विंग, केमिस्ट्री विंग सब है। तो वहाँ पे तुम जा सकता है। एक समय ऐसा है जब तुम्हारे पास ऑफर होगा कि तुम डीआरडीओ का साइंटिस्ट करो, और डीआरडीओ का साइंटिस्ट मतलब समझ रहे हैं टॉप लेवल की चीज़। तुम फिर डॉक्टर के लिए सोचेंगे नहीं, वो नाम और औहदा ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सैलरी इज नॉट द इशू, उसमें तुम्हारा सैलरी 2 लाख के आसपास पर मंथ होगा अगर तुम डीआरडीओ का साइंटिस्ट बनता है तो। बट 1.5 लाख 2 लाख इज नॉट द मैटर। मैटर है तुम डीआरडीओ का साइंटिस्ट हो, लेवल देख रहे हैं, उसमें तुम्हारा एक लेवल होगा अपना। उस लेवल पे जाने के लिए तुमको ये अप्लाइड कोर्सेज करना पड़ेगा। अप्लाइड कोर्सेज से तुम वहाँ जा सकते हैं। कोई बोल रहा है कि क्या हम बीएससी बॉटनी करके इस अप्लाइड कोर्सेज में जाके बाद में हम डीआरडीओ या नासा या इसरो में जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तुम बीएससी से करो, एमएससी से करो, फिर चला जाए। अच्छा, इसमें एक बायोकेमिस्ट्री भी होता है, बीएससी इन बायोकेमिस्ट्री। तो बीएससी इन बायोकेमिस्ट्री, फिर आज के डेट में पिछले 6 साल से एक और आ गया है तुम्हारा बीएससी इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स, डाटा साइंस जिसको बोलता है। आज के डेट में बहुत इसका वैकेंसीज आता है, बहुत रिक्रूटमेंट्स आता है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स में तुम सिर्फ पीएचडी भी कर देता है ना, तो तुम्हारे पास में एक गवर्नमेंट प्रोफेसर बनने का, मतलब किसी यूनिवर्सिटी का असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का अच्छा ऑफर होता है, अच्छा पैसा मिलता है प्रोफेसर लोग को। आज के डेट में प्रोफेसर की सैलरी अप्रॉक्स 1.5 लाख है, गवर्नमेंट प्रोफेसर का, असिस्टेंट प्रोफेसर, सीनियर प्रोफेसर का 2 लाख के आसपास जाता है। तो इतना पैसा मिलता है, काफी पैसा है। और उसके बाद तुमको रिसर्च प्रोजेक्ट मिलेगा, तुमको इंडियन गवर्नमेंट फंड करेगा, तुम्हारा काम अच्छा होगा, मेहनत अच्छा करेगा तो तुमको नेशनल लेवल का फंडिंग भी मिलेगा। तुम्हारा रिसर्च सिर्फ यहाँ से होगा जरूरी नहीं, हो सकता है तुम्हारा पीएचडी मैक्स प्लैंक यूनिवर्सिटी से हो, जर्मनी से हो सकता है, मैसाचुसेट्स से, ऑक्सफोर्ड से हो। ये मत सोचना कि हम यहाँ बैठा बैठा गुवाहाटी में हम ऑक्सफोर्ड कैसे जाएगा। ऑक्सफोर्ड जाने के लिए बहुत सारा रास्ता है, मैसाचुसेट्स जाने के लिए बहुत सारा रास्ता है। ये वो रास्ता है जो तुमको ऐसे जगह पे ले जाएगा, इतने अच्छी यूनिवर्सिटीज में। अभी मेरा सीनियर था, कुछ दिन पहले मैसाचुसेट्स और ऑक्सफोर्ड घूम के आया रिसर्च पर्पज से। 6-6 महीना वहाँ जाकर के इंस्ट्रूमेंट पर काम किया है, और स्पेसिफिकली वो साइंटिस्ट के साथ जो लोग नोबेल प्राइज विनर्स है आज के डेट में। तो तुम ऐसे तुमको मौका मिलेगा जहाँ पे तुम नोबेल प्राइज विनर्स के साथ काम करेगा, या जो नोबेल प्राइज इंस्टीट्यूट देता है उस इंस्टीट्यूट में जाके तुमको रिसर्च करने का मौका मिलेगा। सो दैट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी ऑब्वियसली। तो इनके लिए अब तुम क्या करेगा, कौन सा एग्जाम भरेगा? सवाल उठता है कहाँ से करें। अगर तुम एमबीबीएस नहीं कर रहा है,
और तुम ये सब कोर्सेज में जाना चाहता है तो मेरा एक कहना है कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, प्राइवेट कॉलेजेस नहीं जाना, ठीक है। इसके लिए कुछ एग्जाम्स है। अभी तुम्हारा इंडिया में जो सबसे बेस्ट एग्जाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च आईसर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च नाइसर, एक है तुम्हारा सेंट्रल नहीं अच्छा मुझको बताएगा तुमको, एक दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, JNU हो गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गया, BHU हो गया, उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट CUCET हो गया। ऐसा और भी 3-4 एग्जाम्स के बारे में तुमको बताएगा। तो आईसर जो है इसका टोटल 6 कॉलेजेस है इंडिया में, नाइसर का टोटल 6 कॉलेजेस है, DU तुम जानते ही है, JNU यू नो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जानता है, BHU तुम जानता है, CUCET है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जो टोटल इंडिया में 16 बेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, ठीक है। उसी में से तुमको पढ़ने को मिले, जैसे मेरा था सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार, वो इसी के अंदर आता है, CUCET के अंदर आता है, तो वो भी तुमको करने के लिए मिल सकता है। फिर सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेस, ये तुम्हारा यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई जो है वो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के साथ मिल करके एग्जाम करवाता है, CBS सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेस, ठीक है। इसका भी एग्जाम होता है एग्जाम। इसको अगर तुम छोड़ दो तो MSc में जब तुम जाएगा तो यू हैव स्कोप कि तुम IIT में जाओ। IIT सिर्फ टेक्नोलॉजी मतलब सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं होता, IIT में बायोटेक्नोलॉजी भी होता है। तो बायोटेक्नोलॉजी, MSc बायोटेक्नोलॉजी फ्रॉम IIT खड़गपुर, मुंबई, दिल्ली, कहीं से भी जाओ तुम्हारा लाइफ सेट है, ठीक है। IIT में तुम एक बार चला गया लाइफ सेट है। इसके लिए तुमको BSc के बाद एक एग्जाम देना होगा, IIT JAM बोलते हैं, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, IIT JAM, तो वो देना पड़ता है। तो JNU में IITs में अगर तुम चला जाता है तो दैट्स गुड, अगर उसमें नहीं तो एटलीस्ट ये सब तो तुम्हारे पास अवेलेबल है। आईसर का और नाइसर का 6 कॉलेजेस है, जिसमें कोलकाता, भुवनेश्वर, पौंडीचेरी, ऐसा टाइप का 6 इंपॉर्टेंट लोकेशंस का इंडिया में, और बहुत टॉप क्लास का कॉलेजेस है। तुम एक बार उसमें जाएगा तो जो तुमको एक्सपोजर मिलेगा ना, बहुत मस्त। अब सवाल उठता है कि इतना कोर्सेज करेगा हम, अगर इस टाइप का कोर्सेज करेगा तो मेरा फीस स्ट्रक्चर क्या होगा। तुम्हारा जो एक्चुअल फीस स्ट्रक्चर होगा, तुम क्लास 10th में जितना ट्यूशन पढ़ने के लिए फीस देता था ना, शायद उतना में तुम्हारा पूरा कॉलेज निकल जाएगा। मतलब BSc बायोटेक्नोलॉजी अगर तुम किसी ढंग की यूनिवर्सिटी से करता है, BHU से, JNU से, इस टाइप के लेवल के, तुमको पता है तुम्हारा पर ईयर का फीस कितना होगा। तुम्हारा पर ईयर का फूडिंग, लॉजिंग, स्टडिंग फीस सब मिला करके टोटली इंक्लूडेड होगा मैक्स टू मैक्स 30,000। खाना पीना रहना सब करना, हाँ उसमें गर्लफ्रेंड नहीं मिलेगा, बॉयफ्रेंड नहीं मिलेगा वो तुम्हारा टैलेंट होना चाहिए। 30,000 में तुमको सब मिल जाएगा, ठीक है। इवन ऐसा यूनिवर्सिटीज है जहाँ पे 30,000 ही पूरे ईयर का फीस जो है वो 10-20,000 ही है। मेरा पर्सनल यूनिवर्सिटी का ईयर का फीस था 30,000, जिसमें से हम एग्जामिनेशन क्लियर करके गया था तो 12,000 स्कॉलरशिप मिलता था। 12,000 स्कॉलरशिप मिलने के बाद मेरा टोटल कितना लगा, सिर्फ 18,000 रुपये लगा। 18,000 में मेरा साल निकल गया। ऐसे 3 साल तुम्हारा ऐसे निकल जाएगा। मतलब तुम खुद छोटा मोटा जॉब करके तुम अपना पढ़ सकता है, पेरेंट्स को इतना प्रेशर देने की जरूरत भी नहीं है। तुम बोल दो कि ठीक है पेरेंट्स आप हमको पैसा मत दो, आप घर संभाल लो, पढ़ाई में कर लेगा अपने आप से। बहुत वो कॉलेजेस में बहुत ऐसा चलता है, कैंटीन में काम कर लो, बाहर ट्यूशन पढ़ा लो, ऐसा वैसा। फिर तुम्हारा प्रोफेसर तुम्ही को जूनियर का क्लास दे देगा, बोलेगा तुम जाकर मेरा क्लास ले लो, वहाँ थोड़ा पैसा तुमको मिल जाएगा, 250-500 रुपये पर क्लास मिलता है। तो तुम्हारे पास कमाने का ऑफर रहता है, कुछ ना कुछ करके तुम वहाँ पे कमा लेगा, अपना फीस तो उठा लेगा। तो ये वो यूनिवर्सिटीज है जहाँ तुम्हारा टोटल खर्चा पूरे ईयर का 25 से 30,000 रुपया है। अब तुम बोलेगा अगर हम अमेठी से बायोटेक करना चाहता है तो लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, बहुत बड़ा कॉलेज है, एक्सपोजर नहीं मिलेगा। हाँ पैसा कितना लगेगा, अमेठी से बायोटेक करेगा तो 3 साल का तुमको कम से कम 6-7 लाख रुपये लग जाएगा। कहाँ 6-7 लाख और कहाँ तुम्हारा 80-90 हज़ार में 3 साल चला जाएगा। समझ में आ रहा है। MSc का भी यही फीस है। तो ये सब जब तुमको एग्जाम आना शुरू हो जाएगा, हम दिसंबर के लास्ट से जनवरी में बताना शुरू करेगा, ध्यान में रखना, ठीक है। कौन सा एग्जाम कब आ रहा है, आप बोलेगा कि एग्जाम का लास्ट डेट हमको पता ही नहीं था, ये सब काम नहीं करना, क्योंकि पिछले बार भी यही हुआ था, तुम्हारा सीनियर्स लोग भी यही गलती किया। हम बता दिए एग्जाम का सब डेट बता दिया, सब खोल के दे दिया, तुम लोग को मेहनत भी नहीं करना पड़ा, बस फॉर्म भरना है, 200, 400, 500 हज़ार रुपये लगता है, वो भी नहीं करता लोग। और जब नीट नहीं निकलता उसके बाद बोलता सर अब क्या करेगा, नीट नहीं निकला, तो तुम तब क्या करेगा, फिर तुम्हारे लिए बचा हुआ आसपास वाला USTM कॉटन कॉलेज। तो दैट इज द प्रॉब्लम। हम चाहेगा कि नॉर्थ ईस्ट का हर बच्चा बाहर का एक्सपोजर ले, बाहर जाके पढ़े, थोड़ा सा अच्छा नॉलेज गेन करे। तुम्हारे पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है और ज़्यादा पैसा नहीं लगता है, नहीं जाना होगा मत जाना, बैकअप ऑप्शन रखने में क्या दिक्कत है, हम ये कह रहे हैं। क्या प्रॉब्लम, अगर मेरे पास फॉरेंसिक्स का ऑप्शन है तो क्या दिक्कत है, मेरे पास बायोटेक का एक अच्छा ऑप्शन है तो और भी ऐसा छोटा मोटा कोर्सेज है जिसके बारे में बताएगा। ये मेजर कोर्सेज है जिसमें जनरली लोग जाना चाहता है, ये फ्यूचर अपना सिक्योर समझता है। और भी कोर्सेज के बारे में है मेरे पास इन्फॉर्मेशन, जब फॉर्म आएगा हम ग्रुप पे भेज देगा, ठीक है। चलो गुड नाइट।